डार साहब देखिए, ये जो इंटरनेशनल जी। पावर पॉलिटिक्स है, ये इसका एक मैकेनिज्म है जिसके तहत ये चलती है। सही। ये ऐसा हेवा नहीं है। हम्म। जब एक सुपर पावर कहीं पे किसी रीजन में एक्ट कर रही होती है, और जिस तरह से अभी अमेरिका कर रहा है जी। मिडिल ईस्ट के अंदर, हम्म। तो कोई दूसरी सुपर पावर जो है वो वहां पे नहीं आती। ठीक। सुपर पावर्स जो है वो हमेशा अवॉइड करती हैं डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, क्योंकि उनको ये उनकी क़यादत को, उनकी जो कौमी लीडरशिप होती है, उसको पता होता है कि ये करने से एक बड़ी आर्मी जंग छिड़ जाएगी, हम्म। इसलिए वो ऐसा नहीं करते हैं। अभी वो वेट करेंगे कि ये सिचुएशन जो है कैसे स्टेबलाइज होती है। और देखें, अमेरिका यहाँ पे क्यों आया है और चाइना और रशिया जो है क्यों इंटरवीन नहीं कर रहे, इसकी वजूहत है। जी। वो वजूहत जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जहन में रख के, उसके जो भी फैक्टर्स हैं वो हमें एनालाइज करके तो उस हम नतीजे पे पहुंचेंगे कि वो क्यों नहीं आ रहे। अगर वो नहीं आ रहे तो जाहिर है उनकी अपने इंटरेस्ट इतने नहीं है इस रीजन में कि वो आके तो यहाँ पे अपने उन इंटरेस्ट के लिए अमेरिका के साथ जंग छेड़ के बैठ जाए। तो यहाँ पे जो इस रीजन में इस वक्त जो सुप्रीम इंटरेस्ट हैं हम्म। वो अमेरिका के हैं, और उसके लिए अमेरिका ने यहाँ पे अपनी पूरी मिलिट्री कुव्वत जो है वो जमा की हुई है। इसलिए ठीक। जमा की हुई है कि उसको भी पता है अमेरिका को, और चाइना और रशिया को भी पता है कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो अमेरिका का ऐसा है जिसके ऊपर वो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेगा। तो इसलिए वो यहाँ पे अभी नहीं आएंगे। वो मॉरल सपोर्ट अगर चाहेंगे तो दे देंगे ईरान को, डार लेकिन साहब। इससे ज्यादा की तवक्को जो है वो नहीं करनी चाहिए। और देखिए, अभी जो टाइम है, अभी जो सिचुएशन है क्राइसिस की, जी। ये इतनी हीटेड अप सिचुएशन है कि इसके अंदर अगर चाइना ने कोई मिसाइल या कोई ऐसी चीज जो है सप्लाई करके ईरान को और ईरान की मिलिट्री कुव्वत को बढ़ाने की कोशिश की, हम्म। तो वो भी चाइना की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें समझी जाएगी और वो कन्फ्रंटेशनल हो जाएगी। इसलिए ये जो चीज है, मिडल ईस्ट की सियासत को हमें समझना चाहिए। मिडल ईस्ट की जो सियासत है, इसके अंदर इजराइल जो है वो अमेरिका का टॉप स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, हम्म। और इस इंटरेस्ट के लिए अमेरिका कुछ भी कर गुजरेगा। हमें ये पसंद हो या ना हो, ये हमारी पसंद की बात नहीं है, लेकिन ये चीज जो है, ये अमेरिका ने एम्पली पूरी दुनिया को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्लियर की हुई है कि अगर मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी पावर कोई होगी तो वो इजराइल होगा। इजराइल के अलावा किसी बड़ी पावर को जो कि इजराइल के कंपेरेबल हो, उसको मिडल ईस्ट के अंदर सर उठाने नहीं दिया जाएगा। और ये वो चीज है जिसकी वजह से, चूंकि ईरान इस टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं आ रहा था, तो अब वो दोनों मिलके तो ईरान के ऊपर हमलावर हो गए हैं। तो ये सुपर पावर्स की यहाँ पे एक सियासत चल रही है। इस सियासत में देखें, यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है यूएसए के भी हैं, हम्म। लेकिन इस वक्त अमेरिका ने यह डिसाइड किया है कि हमारे लिए, हमारे जो इस रीजन में इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उससे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। वो उनके पीछे गए हैं, अपना जो इकोनॉमिक नुकसान होगा वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये इस लिहाज से जब हम समझेंगे तो हमें आइडिया होगा कि ये चाइना, ये अमेरिका क्यों इधर आ गया है और वो क्यों नहीं आ रहा, चाइना और रशिया क्यों नहीं आ रहे। ठीक। चाइना और रशिया का इस वक्त उतना इंटरेस्ट जो है मिडल ईस्ट में नहीं है। रशिया, चाइना जो है वो यहाँ से तेल ले रहा है, उसका तेल जो है उसका प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो अपनी खरीदारी जो है वो रशिया से भी बढ़ा सकता है, वो कुछ मैनेज कर सकता है। चाइना ने ये किया हुआ है, चाइना एक समझदार पावर है। चाइना की टोटल जो ऑयल जो गल्फ रीजन से ले रहा है इस वक्त, जी। वो टोटल ऑयल ले रहा है तकरीबन 11.6 मिलियन बैरल पर डे, सही। और इसमें से तकरीबन 1.83 मिलियन बैरल पर डे वो ईरान से ले रहा था, यानी कि नेग्लिजिबल, ये कोई तकरीबन 10% बनती है उसकी जो डेली नीड है यहाँ से। तो वो
ईरान का कुछ हो जाने से चाइना को कुछ नहीं होना। तो इसलिए जब चाइना का इतना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ही इधर नहीं है तो क्या होगा। दूसरा ये अब देखें डॉक्टर साहब, सर मेरा एक सवाल कि आपने कहा कि माजरत मैंने आपकी बात को काटा, लेकिन सर आपने कहा कि चाइना को कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सर ये जो मिडिल ईस्ट के जितने भी ममालिक जहाँ पर इस वक्त अनरेस्ट चल रहा है, वॉर की सिचुएशन है, सर वॉर तो इकोनॉमी को खा जाती है, और ये वो सारे ममालिक हैं जहाँ पर चाइना का इंटरेस्ट है, ये चाइना की बहुत बड़ी मार्केट्स है यहाँ पर मौजूद। और दूसरा सर जो आपने तेल की बात की है, चाइना की जो प्रोडक्शन है, चाइना इज़ अ प्रोड्यूसर कंट्री, हम लोग तो कंज्यूमर्स हैं सर। अगर वहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अगर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा, हम जैसे ममालिक में उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस हाई होंगी, क्या सर चाइना को नुकसान नहीं पहुँचेगा इकोनॉमिकली? मैं नहीं, देखिए जो वर्ल्ड इकोनॉमी पे इसका असर है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमी पे इसका असर होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। जंग छिड़ी है तो उसका वर्ल्ड इकोनॉमी पे इंटरेस्ट होगा, वो इम्पैक्ट होगा। जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि चाइना को इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंच रहा कि वो यहाँ पे आके अमेरिका से लड़ने के लिए आ जाए, ईरान के साथ खड़ा हो, इतना उसके इंटरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंच रहा। का वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है या वो पॉलिटिकल जो भी इंटरेस्ट है, अगर इतना पहुंच रहा होता तो लड़ने के लिए आ जाता। अगर नहीं आया तो इसका मतलब है कि उसके इंटरेस्ट को इतना बड़ा यहाँ से प्रॉब्लम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये है, ये जो बड़ी पावर्स होती हैं, देखें इन्होंने अपने अल्टरनेटिव्स बनाए होते हैं। और जहां तक ताल्लुक है, ये जो इकोनॉमिक लॉस है, ये इकोनॉमिक लॉस अमेरिका भी बर्दाश्त कर रहा है अपने इंटरेस्ट के लिए जी। तो ये इकोनॉमिक लॉस जो है ये चाइना भी बर्दाश्त करेगा। वो ये तो जंग का एक आप कह रहे हैं कि आउटकम होती है, लेकिन आप चूंकि बात कर रहे हैं कि चाइना और रशिया यहाँ पे आके लड़ पड़े या कुछ ऐसा कर सके, तो वो मैं नहीं समझता कि ये इस किस्म की कुछ सूरत हाल बनेगी। ठीक है डार साहब, ठीक हो गया। आजम साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, लेकिन कर्नल साहब इसी बात का रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। सर बात कीजिए, फिर आजम साहब की तरफ चलते हैं। अफसोस दर अफसोस शाहीना बना तू, अफसोस दर अफसोस शाहीना बना तू, देखे ना तेरी आंख ने फितरत के इशारात, तकदीर के काजी का फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर के मफाजात। अमेरिका को इतना सर पे ना उठाएं, अमेरिका डूबने वाली अंपायर है, ऊपर जाने वाली नहीं है। फैक्ट्स एंड फिगर को सामने रखें, कितना देना है अमेरिका ने चाइना का, कितने ट्रिलियन डॉलर देने हैं। एक दूसरा ये कि चाइना इधर नहीं आएगा, चाइना इधर नहीं आएगा तो चाइना किधर जाएगा। अगर चाइना ने वन बेल्ट वन रोड और सी पैक प्रोटेक्ट नहीं किया, वो तो इधर इन्वेस्टमेंट कर बैठा हुआ है, पाकिस्तान में, ईरान में, अफगानिस्तान में। वो अपनी ट्रेन लंदन तक ले जा चुका है, वो एग्जिस्ट करता है, उसके प्रोडक्ट सारी दुनिया में बिकते हैं, इवन इन यूएसए बिकते हैं। वो जो प्रोडक्ट बना रहा है उसमें कंपटीशन कोई नहीं है। रह गया किसका कह गया, मुझे बात करने दी, मैं बात कर लूँ तो फिर दोबारा काटे ना, बात को नहीं काटे, अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। मैंने बड़े सब्र से आपकी बात का इंतज़ार किया। बात यह है कि सुपर पावर अमेरिका अभी नो मोर सुपर पावर है जहाँ तक ईरान का तल्लुक है। आपका ख्याल है कि ईरान के डूबने से चाइना को फ़र्क नहीं पड़ता, रशिया को फ़र्क नहीं पड़ता? मैं माजरत के साथ बड़ा डिसएग्री करूँगा कि फ़र्क पड़ता है, और ये फ़र्क पड़ता है कि ये दोनों ताकतें दोबारा सुपर पावर नहीं कहलाएंगी। और अगर ये बार लंबी हो जाती है, ये दोनों जो आपके उधर बैड़ी बेड़े खड़े हैं, वार को थोड़ा चलने दे आगे। आपको पता है कितने मिसाइल ईरानियन के पास हैं और किस किस्म के हैं। आपने कहा चाइना ने अभी तक इंटरफेयर किया तो इंटरफेरेंस होगी। चाइना ऑलरेडी बार्क में हिस्सा बन चुका है, वो सप्लाई कर बैठे इक्विपमेंट ईरान को। देखना ये है कि जो इक्विपमेंट उसने किया है, जो उसने मिसाइल दिए हैं जो कि सी की सर्विस के साथ जाते हैं, रडार नहीं पकड़ सकते, ना वो नीचे जाते हैं ना वो ऊपर जाते हैं। अगर उससे बहरी बेड़ा नीचे चला गया, ये सिर्फ वक्त की बात है, वेट एंड सी। सही। आजम साहब
पॉइंट ऑफ व्यू? मैं थोड़ा सा ब्रिगेडियर साहब की बात सुन लो। डार साहब जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक पर्सपेक्टिव हमें गुफ्तगू का रखना चाहिए, ताकि ये कंस्पेरेसी नहीं होनी चाहिए, पर्सपेक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल सर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सर। मैं आपको सिर्फ थोड़े से फिगर दे देता हूँ। इस वक्त जो अमेरिका की जीडीपी है वो $32 ट्रिलियन है, और जो चाइना की जीडीपी है वो तकरीबन $20 ट्रिलियन है। तो $12 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो आगे है वो दुनिया की टॉप इकोनॉमी क्यों नहीं है? फिर ये पिछले तकरीबन 10 साल के अंदर जो इजाफा हुआ है, 5 साल के अंदर जो इजाफा हुआ है अमेरिका की जीडीपी में, वो तकरीबन 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है, जब चाइना की इकोनॉमी में टोटल $2.5 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है जी। तो अब देखिए इकोनॉमिकली कौन ग्रो कर रहा है ज्यादा। तो फैक्ट एंड फिगर के मुताबिक बात हो तो कुछ समझ आती है ना चीज की। तो ये मतलब ये इस चीज को इस तरह से समझने की जरूरत है। हम स्टडी करें, हम रिसर्च करें, हम देखें कि ये पावर जो है इनका आपस में जो इंटर कंपैरिजन है वो कैसे बनता है, फिर तो ठीक है, वो बात कन्विंसिंग हो जाती है। इस वक्त जिस तरीके से दुनिया चल रही है, और देखें ये जो अमेरिका के ऊपर चाइना का आप कह रहे हैं कि जो कर्जा है, वो टोटल कर्जा है जो चाइना ने बॉन्ड खरीदे हुए हैं अमेरिका के, और वो बॉन्ड की तकरीबन मालियत पहले थी $1.6 ट्रिलियन, वो कुछ चाइना ने वापस कर दिए, अभी तकरीबन कोई 750-800 बिलियन डॉलर है। तो ये वो कर्जा है जो कि चाइना इसके ऊपर है। और दूसरा ये है कि अमेरिका ने इस वक्त मिडल ईस्ट और बाकी दुनिया का जो दौरा किया था इन्होंने ट्रंप साहब ने 2025 में जी। तो दुनिया के साथ उन्होंने अंडरटेकिंग डिफरेंट कंट्री से की, और दे आर रेडी टू इन्वेस्ट $30 ट्रिलियन इन इकोनॉमी ऑफ अमेरिका। तो ये ग्राउंड में ये चीजें दुनिया में चल रही हैं। ये मतलब हमें इन चीजों को देख के, तो फिर जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया की बड़ी पावर जो है, अब दुनिया की बड़ी पावर आप इमेजिन करें कि आज अगर अमेरिका जो है वो सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सब कुछ बंद कर दे, तो ये आधी से ज्यादा दुनिया पत्थर के जमाने में चली जाए। सही। We will go to the Stone Age। मैं जवाब देना चाहूंगा। और इस वक्त जो दुनिया की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुपर पावर है वो अमेरिका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुपर पावर बनने के लिए जो चिप्स बनाने की जरूरत है, 2mm और 3mm की चिप्स जो हैं वो जरूरी है। वो चिप्स चाइना में बनती नहीं है। चाइना की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो तकरीबन 5 से 7 मिलीमीटर चिप्स बनाने की है जी। वो 2 to 3 से बना ही नहीं सकता चाइना जो है, वो चाइना अमेरिका से लेता है। तो ये बातें हम ठीक है कर सकते हैं, जो भी हम चाहे करें, बट ये है कि जितना ड्यू है एक सुपर पावर का, उतना उसको दे के तो हमें एनालिसिस करना चाहिए। फिर हम पता चलेगा हमें कि ये जो कुछ हो रहा है दुनिया में, ये क्या हो रहा है, और ये जो कुछ हो रहा है इसने किधर जाना। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। सर आपका मौक़िफ़ आ गया। आजम साहब मैं आपकी तरफ मेरे एल्डर हैं जितने भी यहाँ पे एनालिस्ट बैठे हुए हैं, सर हम एहतराम करते हैं सर इख्तिलाफ़ राय का। मैं इनके व्यूज की रिस्पेक्ट करता हूँ जी, और मैं मतलब इससे ज्यादा नहीं। डार साहब सर सबका पॉइंट ऑफ व्यू, मौक़िफ़ बिल्कुल, और इख्तिलाफ़ राय ही किसी भी डिबेट का हुस्न हुआ करती है। आज़म साहब सर अगर हम अमेरिका की जैसे डार साहब बात कर रहे हैं कि बिल्कुल उसे ऑन करना चाहिए, टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे चला गया है, और वो जिन चिप्स की बात कर रहे थे यकीनी तौर पर वो भी उससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन चाइना भी कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को आगे ला रहा है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो मैं आपको ताज़ा तरीन ये बताना चाह रही हूँ कि दुबई का पाम होटल है, वहाँ पर आग लग गई है। सुना है कि कोई ड्रोन अटैक हुआ है, कोई हमला हुआ है वहाँ पर, इब्तदाई मालूमात ये है। और फिर अमेरिका की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि जो अरब ममालिक है उनके ऊपर हमारे तैयारे गश्त कर रही हैं, और ये हम अपने लोगों की हिफाजत के लिए वहाँ पर कर रहे हैं। क्या मैसेज आ रहा है सर? देखें, एक तो दुबई अकेला नहीं है, कुवैत एयरपोर्ट के ऊपर भी वो कह रहे हैं कि वहाँ पे भी मिसाइल गिरा है, पाम जुमेरा होटल पे गिरा है, और दुबई के अंदर और भी कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पे कोई मिसाइल गिरने की इतलात है। अबू धाबी के अंदर भी वहाँ पे मिसाइल गिरे हैं। अब बात ये हो रही थी कि जो ईरान है उसने तो पहले कहा था कि हम अमेरिकन जहाँ जहाँ इंस्टॉलेशन हैं उनकी
हम उसको निशाना बनाएंगे, हमारे ऊपर हमला किया, तो जाहिर है उन्होंने तो अपना जवाब देना ही देना है। जब उनके ऊपर अटैक होंगे तो वो जो सॉफ्ट टारगेट उनके लिए होंगे वो वहाँ पे टारगेट करेंगे। अच्छा, अभी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब, दुरुस्त बात है कि अमेरिका के पास इस वक्त जो सॉफ्टवेयर के अंदर या चिप्स के अंदर एक बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप थोड़ा सा गौर करें तो एक वक्त था कि जापान और कोरिया ये भी टेक्नोलॉजी में टॉप पे थे, और उस वक्त चाइना कहीं नहीं एग्जिस्ट करता था टेक्नोलॉजी में। उसके बाद अमेरिका जो है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत एडवांस किया, लेकिन चाइना ने अपनी जो एडवांसमेंट है वो दिखाई, और आज ये सूरत हाल हो गया है कि चाइना की जो BYD एक उनकी गाड़ी है, जो टेस्ला के मुकाबले पे उन्होंने गाड़ी प्रोड्यूस की, तो आज टेस्ला की प्रोडक्शन बंद हो चुकी है क्योंकि लोग चाइनीज कंपनीज को ज़्यादा वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं या प्रेफर कर रहे हैं। जहाँ तक टेक्नोलॉजी में रिसर्च एडवांसमेंट की बात है तो चाइना बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि चाइना इस वक्त चिप्स के मामले में कहाँ तक पहुँच गया है। अभी हालिया हमने देखा जो पाक इंडिया एक जंग थी उसके अंदर चाइना ने टेक्नोलॉजी में हमें जिस तरह सपोर्ट किया वो तो पूरी दुनिया ने देखा है, और इसलिए हम उसको अंडर एस्टिमेट उसकी टेक्नोलॉजी को नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि अभी हम बात कर रहे थे कि जब गल्फ के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान जिन मुमालिक के अंदर अमेरिकन अड्डे हैं वहाँ पे हमले करेगा, तो उसके बाद उन मुमालिक के अंदर एक ज़ाहिर है ईरान के ख़िलाफ़ वहाँ पे एक आवाज़ उठी। अब मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमारे कुछ उलमा इकराम यहाँ पे एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान जो है वो सऊदी अरब के अंदर हमले कर रहा है, ईरान वहाँ भाई ईरान अगर हमले कर रहा है तो इमरान अमेरिकन अड्डों के ऊपर हमले कर रहा है, अमेरिकन इंस्टॉलेशंस पे हमले कर रहा है। अब ये चीज पहले फोर्स की जा रही थी कि इस किस्म के बयानिए बनेंगे, इस किस्म की लड़ाई को तूल देने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका उन मुमालिक में जगह लेकर, हवाई अड्डे लेकर ईरान को निशाना बनाए तो वो जायज है, लेकिन ईरान जवाबी कार्रवाई में उन्हीं अड्डों को निशाना बनाए तो वो नाजायज, तो वो नाजायज हो जाता है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे अपने मुसलमान भाई इस किस्म के बयानिए बना रहे हैं, बजाय ये बयानिए बनाने के क्यों नहीं अपना कोई ऐसा किरदार, कोई ऐसी बात करते कि ये लड़ाई ख़त्म हो, तमाम मुसलमान मालिक इस वक्त जो कशीदगी में है, जो इस वक्त झड़पें जा रही हैं वो ख़त्म हो, उस जानब कोई नहीं आ रहा। अब उसके लिए आप देखें यूनाइटेड नेशन ने एक स्टेप लिया है, और उसके बाद पुतिन सामने आए हैं, वो मेरा खिताब भी करने जा रहे हैं, अब से थोड़ी देर में बताया चाइना ने भी यह मुतालबा किया है कि सीज फायर किया जाए। देखिए वो मुमालिक इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन जिनको बात करनी चाहिए वो अभी तक बात नहीं कर रहे, और हमलों का सिलसिला है कि मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। उधर ईरान के अंदर आप देखें उनकी सिविलियन जो आबादी है, उनके स्कूल है, उनको टारगेट किया गया इजराइल की जानिब से और अमेरिका की जानिब से। दूसरी जानब अगर वो वहाँ पे हमला करता है तो साथ ही वबेला किया जाता है हमारे अपने लोगों की जानिब से कि जी वो सिविलियन आबादी के अंदर अटैक कर दिया। अब जिस तरह आपने अभी बात की कि वहाँ पे जो बरतानवी तैयारे हैं वो भी फ़ज़ा के अंदर वहाँ पे गश्त कर रहे हैं। अब बरतानिया ने जबकि पहले ही इसमें कहा था कि हम लोग इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन अब वो भी इसका हिस्सा बन चुके हैं, और उसमें बज़ाहिर ये एक आड़ ली जा रही है कि हम अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। भाई अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ इस तरह तैयारों की गश्त से नहीं होता, तो सर आप वो तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना? वो तो आप ट्रैवल एडवाइजरी पहले से जारी करते हैं, जिस तरह अमेरिका ने जारी की, इजराइल ने इमरजेंसी की अपने मुल्क के अंदर, ईरान के अंदर इमरजेंसी हुई, तो ट्रैवल एडवाइजरी आपको पहले देनी थी और उसके बाद ये होना था। और ओवरऑल इस जंग का जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, इकोनॉमिकली जो नज़र आ रहा है, देखिए इस वक्त इस पूरे खित्ते के अंदर एयर सर्विस बंद है, तमाम फ़ज़ाई कंपनियां उन्होंने इस खित्ते के अंदर अपनी सर्विस बंद की रखी है। ये भी इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा एक बोझ है कि इतनी बड़ी सर्विस बंद हो जाए। उसके बाद ऑयल प्राइसेस वो आप देखेंगी कि वो इन्फ्लेशन की तरफ जाएंगी, वो बढ़ती चली जाएंगी। और अब ये भी एक तासर पैदा हो रहा है कि जो वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया या उसके प्रेसिडेंट को उठा के ले आए और वेनेजुएला के तेल पे कब्जा किया था, ये भी इसी प्लानिंग का हिस्सा है कि अमेरिका के पास तेल की किसी भी सूरत में कमी न आए। इस खित्ते के अंदर चाहे जितनी मर्जी कमी बेशी हो जाए, उन्हें सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी और वो उन्होंने पूरी की है। तो इसलिए मैं बार बार ये बात करता हूं कि ये टोटल जंग जो है ये इजराइल के इंटरेस्ट की जंग है। हमें बिलखुसूस पाकिस्तान को, जिस तरह मैडम ने भी कहा, बाकी दोस्तों ने भी कहा कि हमारे दरवाजे पर खड़ी है ये जंग, हमें अपने इंटरेस्ट को यहाँ पे सबसे पहले देखने की ज़रूरत है, और अपने इंटरेस्ट को देखते हुए उसके साथ साथ जो मुस्लिम मालिक के दरमियान कशीदगी है
उसको ख़त्म कराने के लिए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। ठीक है, उस्मा गुल साहिबा आपकी तरफ आना चाहूँगी कि ये अमेरिका को क्यों लगता है कि पूरी दुनिया में जिन जिन ममालिक के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे सिर्फ अमेरिका का हक है? वेनेजुएला के साथ यही लड़ाई, ईरान के साथ इस वक्त यही लड़ाई है। और दूसरा मामला मुझे मिस ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो रशिया है, जो चाइना है, उनका किरदार कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है सीज फायर करवाने में या फिर खत्ते में अमन कायम करने के हवाले से? देखिए, थोड़ा सा समझे इस बात को कि एक तो अमेरिका तो है, एक जगह है, इंटरनेशनल जगह, और वो समझ रहा है कि जब उनके अपने इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उन पे कर्जे चढ़ गए हैं तो वो समझते हैं कि जिधर से भी वसाइल कब्जा करके, और फिर चूंकि ऑटोमन एम्पायर के बाद डिसॉल्व होने के बाद इनको ये था कि ये हमने बनाए इलाके, तो वो अपना अज़ली हक भी इस पे समझते हैं। और वैसे भी दुनिया में वो समझते हैं कि चूंकि वो टेक्नोलॉजी में बड़े सुपीरियर हो चुके हैं, गॉडनेस हो चुके हैं, अल्लाह को मानते नहीं है, तो उनका उस तरह एक और किस्म का सोच है कि यही दुनिया है, यू ओनली लिव वंस, और उसके लिए उन्होंने जिस तरह जो कर सकते हैं वो दरिंदगी के लेवल पर चले गए। वो एक इंसानी या इंसानियत या कोई इंसाफ या रूल्स बेस्ड ऑर्डर किसी चीज को नहीं मानते, तो इसलिए उनकी तो हम बात इस पे नहीं कर सकते। मगर जहां तक आप चाइना और रशिया की बात कर रही हैं, मैं आपको ये बताऊं कि ये टर्फ वॉर है, एक इलाके की जंग होती है। आप अपने अपने इलाकों में कोई ना कोई इलाके आप अपने कर देते हैं। जिस तरह कर्नल सैफ ने बिल्कुल राइटली कहा कि ये एरिया जो है इसमें चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस है। चाइना ने अपनी बहुत ज्यादा अपनी इनरोड्स बनाई हैं, अपनी ट्रिलियंस, अब तो $400 मिलियन के करीब ईरान में उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, पाकिस्तान के सी पैक में किए हैं, अफगानिस्तान में किए हैं, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर बहुत बड़ा काम किया है। और जब बाकायदा आपको पता है इंडिया के अलावा बाकी तमाम एरिया जो है उन्होंने अपनी तरफ से अपनी साइड पे कर लिया है। अब इस सारी सूरत हाल में एक फ्यूचर की जो ट्रिजेक्ट्री है या उनका प्रवास है, उसकी में ये रुकावट डालने के लिए अमेरिका बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता कि चाइना के फुटप्रिंट्स यहाँ नजर आए, और वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इसको रोके। और इसराइल को वाकई जिस तरीके से वो कहता है कि ये इलाके का ये थानेदार बनाना है, मगर ये सारी चीजें टर्फ वॉर करते हुए चाइना बहुत ही मोहतात तरीके से मगर अपना रोल पूरा अदा कर रहा है, भरपूर तरीके से वो पीछे रह के, जिस तरह पाकिस्तान की जंग में उन्होंने अपना रोल अदा किया, इसी तरीके से वो ईरान की भी सपोर्ट कर रहा है, और अमेरिका रशिया भी इसी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। पर बहरहाल बात ये कि चूंकि जंग के लिए फ्रंट पे तो ईरान में ही होना है, तो ईरान की जंग तो जरूर लड़ेगा, मगर ईरान को चाइना और रशिया से भरपूर सपोर्ट आ रही है और आती रहेगी। इसलिए नहीं कि उनको ईरान से कोई हमदर्दी है, इसलिए कि ये उनकी अपनी भी जो पोजीशन है दुनिया में और आगे जो बका है उनकी अपनी पोजीशन की या उनकी एज अ सुपीरियर पावर उन्होंने बनना है, उसके लिए जरूरी है। मगर ये भी नहीं है कि वो अमेरिका को शिकस्त दिलवाना चाहते हैं या अमेरिका को मुंह के बल गिराना चाहते हैं, क्योंकि उसमें अमेरिका बहुत बड़ी मंडी है चाइना की, तो वो नहीं चाहते। वो सिर्फ चाहते हैं कि ईरान के जरिए, जैसा कर्नल सैफ ने पहले कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर डैमेज कर देंगे तो ईरान के जरिए इसकी इतनी सुबकी होनी है अमेरिका की, और इतनी बुरी मार पड़नी है कि चाहे वो टेक्नोलॉजी में जितना बड़ा जायंट हो जाए, वो सुपर पावर स्टेटस छोड़ देगा, उसका सुपर पावर स्टेटस नहीं रहेगा। और मैं समझती हूँ कि सदर ट्रंप का ने जो ये स्टेप लिया है अपने बगल बच्चे के लिए, इजराइल को बचाने के लिए, या इजराइल की मतलब खामखा उसकी बहस पे ऐसे हरकत की है, उससे उन्होंने अमेरिका की पूरे स्टेटस को दांव पे लगा दिया है। एंड वो जो कहते थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उन्होंने तो अमेरिका को बर्बाद करने का रास्ता अख्तियार कर लिया है कि अगर एक वो जो कहते हैं मोहल्ले को शहबाज से लड़ा देना, कि अगर एक लड़ पड़ा कोई या एक चूंटी ने हाथी के सूंड में चूंट काट के उसको गिरा दिया, तो ये तो वो वाली बात होगी। ईरान ने अगर उसको कोई वाज़ेह किस्म का कोई नुकसान पहुंचा दिया तो अमेरिका का सुपर पावर का स्टेटस खत्म हो जाएगा। और इसलिए जाहिर है तो बेशक चाइना सामने नहीं आएगा और रशिया नहीं आएंगे, मगर पर्दे पर्दा वो पूरा काम करेंगे, क्योंकि उनका अपना भी मकसद यही है कि बहुत हो गया ये वेनेजुएला वाला स्टाइल की जो गुंडागर्दियां हैं, और आप सदर उठा लेते हैं, आप जहां जो दिल चाहते करते हैं, ये चीजों को खत्म करने के लिए वो अपना किरदार पूरा अदा करेंगे। और इंशाल्लाह हम वक्त देखेगा, दुनिया बताएगी कि जब कोई कौमें अपने नजरियात के लिए लड़ने के लिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती हैं, लड़ने मरने पर तैयार हो जाती हैं, जान देने के लिए, तो आप मुझे बताएं खुद कुछ हमलावर का कोई मुकाबला नहीं। तो अगर ईरान खुद कुछ हमले पे आ गया है तो फिर आई थिंक वक्त बताएगा कि फतह नजरियात की होगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मा गुल साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रही। कर्नल सैफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, लियाकत तूर साहब आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर डार साहब आपका बहुत शुक्रिया,
आजम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप सब ट्रांसमिशन में मौजूद रहे और मुझे एक ब्रेक पे जाना है। ट्रांसमिशन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।